नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बाल मनोविज्ञान पर आधारित अद्भुत एकादशी 12 है। अद्भुत एकादशी का मतलब ये है कि इस एकादशी में बहुत ही अद्भुत, रोचक, ज्ञानवर्धक, परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन किया गया है। यह एकादशी यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, सी टेट एवं प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान पर आधारित अद्भुत एकादशी 12 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार बच्चे का बौद्धिक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है? ब्रूनर के अनुसार बच्चे का बौद्धिक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है? तो पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है, 3 अवस्थाओं में। ब्रूनर के अनुसार बच्चे का बौद्धिक विकास 3 अवस्थाओं में होता है। ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है अभिनय प्रदर्शन अवस्था, दूसरी प्रतिमान प्रत्यय अवस्था, तीसरी सांकेतिकता। अर्थात इन 3 अवस्थाओं में ब्रूनर ने बच्चे के बौद्धिक विकास को बताया है कि बौद्धिक विकास इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके अलावा पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थीं जो आपको पहले बताई जा चुकी हैं। तो पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। टॉलमैन ने अधिगम के कितने बुनियादी प्रकार बताए? टॉलमैन ने अधिगम के कितने बुनियादी प्रकार बताए? टॉलमैन के अनुसार अधिगम के बुनियादी प्रकार कितने हैं? अधिगम के बुनियादी प्रकार टॉलमैन के अनुसार कितने हैं? तो दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। बी विकल्प सही है दूसरे प्रश्न का। टॉलमैन ने अधिगम के 6 बुनियादी प्रकार बताए हैं। 6 बुनियादी प्रकार अधिगम के कौन कौन से बताए हैं ये भी जान लेते हैं। पहला है भावाभिनिवेश, दूसरा है समतुल्य विश्वास, तीसरा क्षेत्र प्रत्याशाएं, चौथा क्षेत्र संज्ञान प्रकारता, पांचवा अंतर्नोद विभेदन, छठा पेशीय प्रतिकृति अधिगम। तो अधिगम के 6 बुनियादी प्रकार टॉलमैन ने बताए हैं। दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। किर्कपैट्रिक के अनुसार, किर्कपैट्रिक, इसे हम किर्कपैट्रिक भी कह सकते हैं। किर्कपैट्रिक ने अनुकरण के कितने प्रकार बताए हैं? अनुकरण के प्रकार किर्कपैट्रिक के अनुसार कितने हैं? कितने प्रकार का अनुकरण होता है? तो किर्कपैट्रिक ने अनुकरण के 5 प्रकार बताए हैं। तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। कितने प्रकार बताए हैं? 5। किर्कपैट्रिक के अनुसार अनुकरण 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का कौन कौन सा अनुकरण होता है ये भी जानते हैं। पहला, सहज क्रिया का सहानुभूतिपूर्वक अनुकरण। सहज क्रिया का सहानुभूतिपूर्वक अनुकरण बच्चों के द्वारा हंसना, किलकारी मारना, अंगड़ाई लेना, जमाही लेना आदि क्रियाएं इस प्रकार का अनुकरण हैं। दूसरा अनुकरण स्वाभाविक अनुकरण, जिन क्रियाओं को करने में बालक को अच्छा लगता है, बालक की रुचि होती है जिन क्रियाओं को करने में, उनका अनुकरण वह स्वाभाविक रूप से करता है। जैसे कोई फेरी वाला आम बेच रहा है और वो आवाज़ लगा रहा है, आम ले लो आम, आम ले लो आम, तो बच्चा उसका अनुकरण करता है। फेरी वाला, हमारे गांव में फेरी वाला नील बेचने आता था और वो आवाज़ लगाता था, नील ले लो नील, नील ले लो नील, तो बच्चे उसका अनुकरण करते थे, नील ले लो नील, नील ले लो नील। तो यदि इस प्रकार का अनुकरण बच्चे करते हैं, कोई फेरी वाला आ रहा है और वो आवाज़ लगा रहा है, अपनी कोई भी वस्तु बेच रहा है, उसकी आवाज़ लगा रहा है और बच्चे उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो उस अनुकरण को कहते हैं स्वाभाविक अनुकरण।
नाटकीय अनुकरण, इस प्रकार के अनुकरण में बच्चा अपने से बड़े बच्चों का जैसा करते हुए देखता है वैसा ही करने का अनुकरण करता है। जैसे गुड़ियाओं से खेलना, उन्हें लोरी देकर सुलाना, गीत गाकर गुड्डे गुड़िया की शादी करना, जैसा बड़े लोग करते हैं बच्चा वैसा देखता है और वैसा ही अनुकरण करता है, उसे कहते हैं नाटकीय अनुकरण। चौथा है स्वैच्छिक अनुकरण। इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति स्वेच्छा से किसी लक्ष्य विशेष की ओर ध्यान आकृष्ट करता है और उसको प्राप्त करने में की जाने वाली क्रियाओं को रुचिपूर्वक अनुकरण करता है। पांचवा है, अंतिम है, आदर्शात्मक अनुकरण। इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति प्रस्तुत किए गए, सुने गए अथवा स्वाध्याय द्वारा मनन किए गए विचारों को अंगीकार करके उनका अनुकरण करता है। किसी संप्रदाय, मठ, संस्था आदि का अनुयायी व्यक्ति इसी प्रकार के अनुकरण द्वारा बनता है। संस्था का अनुयायी है तो पहले जो लोग करते रहे वही करता है, मठ का अनुयायी है, मंदिर का अनुयायी है तो पूर्वज जैसे करते रहे वैसा ही कर रहा है, तो वो है आदर्शात्मक अनुकरण। तो तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। बेहद रोचक जानकारी आपको मिलेगी, बेहद उपयोगी जानकारी मिलेगी, बेहद ज्ञानवर्धक परीक्षोपयोगी जानकारी मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कितने तत्वों को समाहित किया है? बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कितने तत्वों को समाहित किया है? चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है, 5। कितने तत्वों को समाहित किया है बंडूरा ने? 5 को। चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बंडूरा ने 5 तत्वों को समाहित किया है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है पारस्परिक निर्धार्यता, दूसरा है अवधान, तीसरा धारण, चौथा पुनः उत्पादन, पांचवा अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन। इस प्रकार चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। मिलर के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता कितनी स्थितियों से होकर गुजरता है? अधिगम की जो प्रक्रिया है सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने वाला है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, जो व्यक्ति अधिगम कर रहा है वह कितनी स्थितियों से होकर गुजरता है मिलर के अनुसार? 2, 4, 6 या 8? तो पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, 4। कितनी स्थितियों से होकर गुजरता है? 4। मिलर ने माना है कि अधिगमकर्ता सीखने की प्रक्रिया में 4 स्थितियों से होकर गुजरता है। कौन कौन सी 4 स्थितियों से होकर गुजरता है? अधिगम होता है उसके लिए 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली, अधिगमकर्ता को कुछ चाहिए। दूसरी स्थिति, उसे कुछ दिखाई देना चाहिए। तीसरी स्थिति, उसे कुछ करना चाहिए। चौथी स्थिति, उसे कुछ प्राप्त होना चाहिए। इन 4 स्थितियों से गुजरकर ही अधिगम पूर्ण होता है, ऐसा माना है मिलर ने। तो पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। सूचना संसाधन अधिगम सिद्धांत। सूचना संसाधन अधिगम सिद्धांत के घटक हैं। छठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। कितने घटक हैं? 3। सूचना संसाधन अधिगम सिद्धांत के 3 घटक हैं। नॉरमैन ने सूचना संसाधन अधिगम सिद्धांत दिया। उन्होंने इस सिद्धांत के 3 घटक बताए। पहला घटक सूचना भंडार, दूसरा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, तीसरा मेटा संज्ञान। इस प्रकार छठे प्रश्न का ए विकल्प सही है।
सूचना संसाधन अधिगम सिद्धांत के घटक 3 हैं। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, अनुभवजन्य अधिगम चक्र में कितनी अवस्थाएं हैं? अनुभवजन्य अधिगम चक्र में कितनी अवस्थाएं हैं? अनुभवजन्य अधिगम चक्र कितनी अवस्थाएं इसमें हैं? 5, 3, 6 या 4? तो 7वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। कितनी अवस्थाएं हैं? 4। अनुभवजन्य अधिगम चक्र में 4 अवस्थाएं हैं। अनुभवजन्य अधिगम चक्र प्रस्तुत किसने किया था? कोल्ब ने। किसने प्रस्तुत किया था? कोल्ब ने। यह कोल्ब ने दिया था अनुभवजन्य अधिगम चक्र। यह एक चक्र था, साइकिल था। तो इसमें 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं ये भी जान लें। पहली अवस्था मूर्त अनुभव, दूसरी अवस्था विचारात्मक निरीक्षण, तीसरी अवस्था अमूर्त प्रत्यय निर्माण, चौथी अवस्था सक्रिय प्रयोग। तो 7वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। अनुभवजन्य अधिगम चक्र में 4 अवस्थाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप इन प्रश्नों को कहीं नोट करते जाएं। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है उसे भी अवश्य लिखते जाएं। आशा करता हूं कि परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी ये जानकारियां। देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार 2, 3, 4 या 5? तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार पूछें, थॉमसन के अनुसार 2 हैं। कितने हैं? 2। पहला प्राकृतिक अभिप्रेरणा। प्राकृतिक जो जन्मजात अभिप्रेरणा होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम आदि। दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरणा जो वातावरण में जनित होती है, जैसे सम्मान, सामाजिक मूल्य धारण करना आदि। तो थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार हैं 2। 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं 9वां प्रश्न। थर्स्टन के अनुसार बुद्ध के प्राथमिक प्रतिकारक हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्ध के प्राथमिक प्रतिकारक पूछे गए हैं। कितने हैं? 3, 5, 7 या 9? तो 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, 7। कितने प्रतिकारक हैं थर्स्टन के अनुसार? बुद्ध के प्राथमिक प्रतिकारक 7 हैं। कौन कौन से हैं? पहला मौखिक या शाब्दिक योग्यता, दूसरा आंकिक योग्यता, तीसरा शब्द प्रवाह, चौथा स्थानिक योग्यता, 5वां तार्किक योग्यता, छठा स्मृति, 7वां प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। ये 7 प्राथमिक प्रतिकारक थर्स्टन ने बुद्धि के माने हैं। तो 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताईं? एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताईं? तो एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इससे पहले की जो बाल मनोविज्ञान की वीडियो है उसमें ये अवस्थाएं बताई जा चुकी हैं आपको, तो उन्हें हम यहाँ पुनः आपको नहीं बताएंगे। आप इससे पहले वाली वीडियो देखें इसके लिए। तो एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, प्रश्न एकादशी का बहुत ही अद्भुत प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुत ही रोचक प्रश्न हैं, बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। मैस्लो की आरोही पद सोपानिकी। मैस्लो की आरोही पद सोपानिकी में कितने पद हैं? मैस्लो की आरोही पद सोपानिकी में पदों की संख्या कितनी है? 3, 5, 7 या 9? तो 11वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, 5। मैस्लो की आरोही पद सोपानिकी में 5 पद हैं। कौन कौन से 5 पद हैं? पहला है जैविकीय,
मांग या आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा आवश्यकता, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, चौथा है सम्मान आवश्यकता और पांचवा है आत्मानुभूत आवश्यकता। इस प्रकार मैस्लो की आरोही पद सोपानिकी में कुल पदों की संख्या 5 है। बी विकल्प सही है। 11वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आपने इस एकादशी में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर कर पाए? एकादशी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको एकादशी उपयोगी लगती है तो लाइक करें, अपने एजुकेशनल फ्रेंड्स के साथ एजुकेशनल ग्रुप्स में एकादशी को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वंदे मातरम। राधे राधे।